हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, प्रिपरेशन तो चल रहा होगा आप लोग का अच्छे से। क्या केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं ना? अच्छा है। चलिए, रिवीजन करते रहिए ऐसे ही, सारा का सारा चैप्टर्स देखते रहिए एक एक करके। ज़्यादा कुछ नहीं, जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ उतना कम से कम उतना कर लेना है। उससे ज़्यादा अगर कोई कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, कोशिश करना है आपको इतना कवर कर लेना है, इसके बाद जो हो सके वो करिए। ठीक है, एक छोटा सा चैप्टर है अपना सरफेस केमिस्ट्री, इसको देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर तो बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं उससे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आस्किंग उतना खास नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन इस साल बन सकता है। ठीक है, तो फटाफट एक डिस्कशन कर लें। मैं बहुत मेहनत से आप लोग के लिए चैप्टर का पूरा डिस्कशन करके मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन वाचा और मुझे दिख नहीं रहा है ना। आप लोग कितना देख रहे हैं पता नहीं, कितने बच्चे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लगता नहीं है मुझे कि ये मीनिंगफुल हो रहा है देख के। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। ओके, अदरवाइज़ मैं बेवजह का इतना मेहनत करने से मतलब कोई फ़ायदा नहीं मुझे। जब आपका कोई बेनिफिट होगा ही नहीं, आप उसे देखोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो फिर झूठ मूठ का मैं इसके लिए परेशान रहूँ, समय दूँ उतना। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा अगर आपको यूज़फुल लग रहा है, आपका फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट करिएगा ज़रूर, और नहीं हो रहा है अगर कमेंट नहीं आया तो फिर मैं ठीक है नेक्स्ट सीरीज़ नहीं बनाऊँगा। ओके, बोल दे रहा हूँ। ठीक है, चलो देखता हूँ मैं, इसलिए आज मैंने एक्सप्लेनेशन हटा दिया, सीधा सीधा क्वेश्चन रख दिया कि चलो एक क्वेश्चन ही दे देता हूँ, आप पढ़ लेना। सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी निकल के आ रहा है, एक तुम्हारा एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन सरफेस का पार्ट है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्योंकि बल्क फिनोमेना है, पता ही है आपको। एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है, सरफेस पे किसी सब्सटेंस का एडियर होना, चिपकना। ठीक है, दो तरह से होता है, केमिजॉर्प्शन, फ्रीजॉर्प्शन। लेकिन केमिजॉर्प्शन फ्रीजॉर्प्शन पूछा जा चुका है, इसीलिए इसमें चांस नहीं है आपको पूछने का केमिजॉर्प्शन फ्रीजॉर्प्शन, ऐसे ऑलरेडी आप जानते ही हो। ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है थर्मोडायनामिक चेंजेस, जब कोई गैस किसी सॉलिड पे एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो उसमें थर्मोडायनामिक चेंजेस क्या क्या होगा ये देखना है। मतलब कि जब गैस एड्जॉर्ब होता है तो सिर्फ हीट की बात नहीं करना है कि हीट रिलीज होगा। एड्जॉर्प्शन में तो हीट रिलीज होता ही है, फ्रीजॉर्प्शन हो तो भी, केमिजॉर्प्शन होगा तो भी। ठीक है, फ्रीजॉर्प्शन में 40 किलो तक आपका पर मोल में, और केमिजॉर्प्शन में 80 से लेकर 240 तक। ठीक है, तो वो आपका पता ही है, हीट तो रिलीज़ होता है। लेकिन गैस अगर एड्जॉर्ब होता है किसी सॉलिड के सरफेस पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि गैस का इंट्रोपी, ठीक है, क्योंकि गैस रैंडम मोशन में होता है और जैसे ही एड्जॉर्ब होता है तो मोशन स्टॉप हो जाता है, तो इंट्रोपी काफ़ी तेज़ी में घटता है। ठीक है, तो इंट्रोपी का जो घटना होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब नॉन स्पॉन्टेनिटी को इंक्रीज़ कराएगा ना। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी को नहीं बढ़ाएगा। तो ये कैसे होता है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना था। ओके, थर्मोडायनामिक चेंजेस, तो वहाँ पे इंट्रोपी और इंथैल्पी दोनों चीज़ को आपको देखना होता है। ठीक है, इंथैल्पी चेंज क्या है, इंट्रोपी चेंज क्या है। तीसरा जो आपको आएगा वो आएगा लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। तो लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, ठीक है, कोलाइड। तो ये आपका जो इसको याद कर लीजिएगा, लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलाइड को, इसके एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, मैंने पूछा भी था एग्जाम में, टेस्ट में आपको। ठीक है, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक इंपॉर्टेंट है, इस बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, लायोफिलिक आपको पता ही है, जो कि मतलब डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम एक दूसरे में आराम से सोल्यूबल हो पाएगा, दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएगा, सेम एक जैसे होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग सोल्यूशन में पढ़ते थे, पोलर को डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिजॉल्व करेगा, उसी तरह से यहाँ पोलर नॉन पोलर वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ लायोफोबिक लायोफिलिक टर्म उसी तरह से है। ठीक है, ये एक डिस्पर्सन मीडियम में अपने आप को मतलब स्टेबलाइज कर लेता है, और एक डिस्पर्सन मीडियम में अपने आप को डिस्पर्स्ड फेज जो होगा वो स्टेबलाइज नहीं कर पाता है, तो अनस्टेबल होता है। तो एक स्टेबल हुआ करता है, एक अनस्टेबल होता है। जैसे लायोफिलिक नाम से क्लियर है, फिलिक है स्टेबल होगा, फोबिक है अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका टिंडल इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट आ रहा है आपका। ठीक है, जैसे कि ब्राउनियन मूवमेंट पूछा गया, ठीक है, वैसे ही टिंडल इफेक्ट एक आपका निकल रहा है टॉपिक, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, पता ही है, हाँ बचपन से पढ़ रहे हो। ठीक है, 7th 8th 9th 10th बहुत बार पढ़ चुके हैं टिंडल इफेक्ट को, लेकिन पूछा जाता है। ठीक है, मे भी पूछते, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना होगा, नेगलेक्ट नहीं करना है। ओके, हाँ चलिए, टिंडल इफेक्ट पता है ना। हाँ, पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो पाता है, हाँ, कोलाइडल पार्टिकल की हेल्प से। कोलाइडल पार्टिकल का चूँकि साइज जो होता है वो आपका लाइट की जो वेवलेंथ है आपका, ठीक है, नैनोमीटर में, तो कितना 400 to 600 नैनोमीटर। ठीक है, 400 to 700 नैनोमीटर आपका लाइट का वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम का। तो 400-700 नैनोमीटर का विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज होता है, और कोलाइडल पार्टिकल जो होता है उसका भी पार्टिकल का साइज लगभग, ठीक है, मतलब इससे छोटा भी होता है और इससे थोड़ा सा बड़ा भी होता है, लेकिन हम लगभग इस साइज के रेंज में अगर कोलाइडल पार्टिकल आ जाते हैं तो लाइट टकरा जाती
टकराता है और टकराने से उसका पाथ का क्या होता है, विजिबिलिटी हो पाता है बेंडिंग लाइट के रिफ्लेक्शन के चलते। ठीक है, तो ये हो गया आपका टिंडल इफेक्ट, जिसमें क्या होता है कि बीम ऑफ लाइट आपका विजिबल हो पाता है किसी सॉल्यूशन से। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, तभी वो विजिबल हो पाता है। ठीक है, तो वो जो बीम ऑफ लाइट विजिबल होता है, इसकी विजिबिलिटी को दिखाता है, जो उसी को हम लोग बोलते हैं, इसी इफेक्ट बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जो कि अभी तो आपको दिखेगा ना धुंध में, ओस में। ठीक है, अभी हम लोग जब रात में अगर गाड़ी चलाते हैं तो ओस में आपको दिखता है, या टॉर्च जलाओगे तो उसमें आपको दिखेगा उसका बीम ऑफ लाइट का पाथवे। ओके, तो ये टिंडल इफेक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है व्हाट डू यू मीन बाय कोलाइड। ठीक है, कोलाइड क्या है, इससे क्या समझते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कोलाइड किसको कहेंगे, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, कोलाइड। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कोलाइड कितने तरह का होगा, ठीक है, स्टेबल अनस्टेबल, ये दोनों का दोनों। ठीक है, और ये बहुत सारे कोलाइड हैं। ठीक है, लेकिन उतना नहीं कि मतलब माइक्रो, मैक्रो, ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड, माइक्रो नहीं सॉरी मैक्रो कोलाइड, ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड, और आपका एक तो मैक्रो था, दूसरा एसोसिएट था, और तीसरा आपका माइसल फॉर्मेशन करना था, जो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक एसोसिएट एक एग्रीगेट। ठीक है, तो एग्रीगेट करके और एसोसिएट होकर दो चीज़ था आपका। ठीक है, इसके बाद मतलब मल्टी मोलिकुलर वो बन जाता है। तो एक आपका मैक्रो मोलिकुलर, एक आपका मल्टी मोलिकुलर, और दूसरा आपका एसोसिएट करने वाला। ठीक है, जिसमें माइसल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपका था फ्रंटली चासोथर्म। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बन रहा है आपका, जो कि इस बार मतलब पूरा का पूरा चांस है बिहार बोर्ड में आने का। ठीक है, जो कौन सा, फ्रंटली चासोथर्म। ठीक है, तो फ्रंटली चासोथर्म बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम लोग एग्जाम में, तो क्लास में बहुत बढ़िया से डिस्कशन किए थे इसका। फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फ्रंटली चासोथर्म में करना क्या होता है कि ये x/m लिया करते हैं। x/m आपको पता है ना। ठीक है, जैसे सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट होता है, वैसे सोल्यूट की जगह यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का अमाउंट का रेशियो है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है कि जिस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे। क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, मैंने बताया था क्यों लेते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये वाटर फॉर्म में लिया जाता है, इसलिए मास लिया जाता है। वहाँ पे सरफेस एरिया की जगह पे मास को कंसिडर कर लेते हैं सॉलिड के केस में। ठीक है, या गैस का सॉलिड या लिक्विड का सॉलिड। तो ये आपका अमाउंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज जो कि डिस्पर्सन मीडियम में एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका रेशियो लिया जाता है। इसका रेशियो प्रेशर पर डिपेंड करता है, गैस के लिए दिया गया है आपका। ठीक है, वैसे ही सॉल्यूशन के केस में भी देख सकते हैं। सॉल्यूशन के केस में गैस नहीं होगा, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन का बात होगा, सेम ग्राफ होगा बिल्कुल ऐसा ही, बस यहाँ पे प्रेशर की जगह पे कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग पी की जगह पे लॉग सी कर लेते हैं, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बस यही रहेगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसके लिए फार्मूला नहीं लिखा, इसी का आप लॉग के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिएगा फार्मूला। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है ना लॉग का, तो यही लॉग के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ई पे पावर कुछ नहीं है, तो जरूरी नहीं कि आप एल एन में करिएगा। ठीक है, तो ये आप किसी भी लॉग में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई नहीं है अपने पास, तो हम सीधा डेसिमल लॉग ले लेंगे, लॉग वाला। ठीक है, तो लॉग के टर्म में इसको तोड़िएगा तो आपको आ जाएगा log x/n बिकम्स इक्वल्स टू log k प्लस log p टू द पावर 1/n। मैं इसी को पहले लिख देता हूँ, तो 1/n log p प्लस log k ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, इसी का यहाँ पे ग्राफ मैंने बनाया है, इंटरसेप्ट हो गया अपने पास में। ठीक है, log k का log p के साथ में log x/m का रिलेशन आ गया, 1/n का स्लोप हो गया ये यहाँ पे। ठीक है, स्लोप जो आपका दे रहा है ये हो गया 1/n। ये NCERT बुक में इसको Q से लिखा गया है आपको। ठीक है, ध्यान रखिए, ये हो गया। इसके बाद एक और चीज़ जो आपका आएगा, हाँ, ये कौन सा, प्रोमोटर्स और पॉइजन। छोटा सा चीज़ है, छोटी छोटी टॉपिक ही पूछ सकता है, 2 नंबर क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, लॉन्ग में आने का चांस नहीं ही है, एकदम बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है, लॉन्ग में आने का। ठीक है, ये आएगा आपको शॉर्ट में ही। तो शॉर्ट में एक और क्या चीज़ है, प्रोमोटर्स एंड पॉइजन, ये आपको पूछ जाएगा। प्रोमोटर्स जो क्या कर रहा है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हांस करता है, एक्टिविटी को और बढ़ाता है। ठीक है, प्रोमोटर बायोलॉजिकल में मतलब बायो कैटलिस्ट हो चाहे सिंपल कैटलिस्ट हो, बायो कैटलिस्ट में विटामिन वगैरह हो जाता है। हाँ, ठीक है, चलिए, ये हो गया प्रोमोटर। और दूसरा हो जाता है पॉइजन। पॉइजन क्या होता है, जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, रिएक्शन के रेट की बात, तो रिएक्शन के रेट को तो कैटलिस्ट बढ़ाता घटाता है, लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाना बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो पॉइजन जो होता है वो क्या होता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डाउन कर देता है। वो हो गया आपका पॉइजन, खत्म कहानी। अब चलिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था आपको क्लास में। ठीक है, एडजॉर्प्शन थ्योरी वही 5 थ्योरी दिया गया था। ठीक है, 5 पॉइंट से इसको हम लोग 5 पॉइंट से इसको डिफाइन किए थे। ठीक है, कि सबसे पहला क्या करते हैं, किसी भी सरफेस पे गैस को डिफ्यूज़ करेंगे, डिफ्यूज़ करने के बाद जब वो उस पर मतलब अटैक करेगा तो एडजॉर्प्शन होगा उसमें, चाहे वो केमिकली हो चाहे फिजिकली हो। ठीक है, बॉन्डिंग, और उसके बाद फिर उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, AB के साथ में बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद फिर उसको डिटैच किया जाता है। प्रोडक्ट पढ़ने के बाद वो सरफेस से डिटैच होगा, प्रोडक्ट पढ़ने के बाद डिटैच होने के बाद फिर उसको डिफ्यूज़ आउट कर देते हैं। तो वो 5 आपका जो स्टेप था, जो NCERT बुक में लिखा हुआ है,
बेंच वाला जो मैंने बताया था कि बेंच पे हम लोग जैसे कि एडजॉर्प्शन करते हैं, ए और बी अटैच होगा, पहले अटैच होने के बाद फिर उसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद वो डिफ्यूज़ आउट होगा प्रोडक्ट बनने के बाद। तो यही सारी कहानी आपको यहाँ पे करना है एडजॉर्प्शन थ्योरी में, ठीक है। एक 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस 11 क्वेश्चन मैंने दिया है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक आपको सेल्फ सिलेक्शन कैटालिसिस, ठीक है, जिसमें जियोलाइट का यूज़, ठीक है। तो जियोलाइट के बारे में एक इंपॉर्टेंट आपको जियोलाइट, ठीक है, पता है ना, जेडएसएम जिसको यूज़ करते हैं हम लोग, हाँ, किसमें, पेट्रोलियम क्रैकिंग में, हाँ, पेट्रोलियम क्रैकिंग में करते हैं जियोलाइट का। और जेडएसएम 5 का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसमें, गैसोलीन जो बनता है, ठीक है, मतलब अल्कोहल को डायरेक्ट आपको कन्वर्ट कर लेते हैं हम उसको गैसोलीन में, मतलब यूज़ करते हैं हम उसको पेट्रोल में, वही, ठीक है, ओके। तो जियोलाइट सेल्फ सिलेक्शन कैटालिसिस, क्योंकि जियोलाइट में काफ़ी छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो पार्टिकुलर पोर्स जो होता है वो पार्टिकुलर टाइप के कैटलिस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर साइज़ के सब्सटेंस को ही अपने से पास होने देता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो कैटालिसिस काम कर पाता है, ठीक है। तो सेल्फ सिलेक्शन कैटालिसिस वहाँ पे आपको ये जान लेना एक था। और उसके बाद एक और चीज़ जो आपको इस बार प्री बोर्ड में पूछा गया था आपको, माइसेल, ठीक है, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको निकल रहा है, माइसेल फॉर्मेशन, ठीक है। तो माइसेल का फॉर्मेशन, माइसेल फॉर्मेशन वही सोप वाला है, ठीक है। सोप का चांस कम दिख रहा है क्योंकि सोप इस बार पूछ लिया गया है। तो सोप व्हाट डू यू मीन बाय सोप या व्हाट इज सोप आपको पूछा गया था, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पूछा गया था, ठीक है। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में माइसेल का फॉर्मेशन है, लेकिन हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय माइसेल, व्हाट इज माइसेल या माइसेल फॉर्मेशन है बताइए। तो माइसेल फॉर्मेशन अगर पूछेगा तो माइसेल आपको कैसे बताना है पता है ना, माइसेल कैसे बनाना है। माइसेल बनाने के लिए आपको बस वही 2 कैसे करना था, चलो इधर बना, तो इस तरह से आपको याद होगा। माइसेल का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल को लेते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे बनाऊँ उल्टा, मान लीजिए कि ये ऑयली सब्सटेंस है तो नॉन पोलर टेल इन कर जाता है ऑयल के अंदर में, और पोलर हेड जो होता है जो कि वाटर से अट्रैक्ट होता है वो बाहर रह जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था क्लास में, ठीक है, कि जैसे चूहे मारने की दवा को हम लोग अंदर रख देते हैं, ठीक है, या जीजा जी का लड्डू जैसे होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो माइसेल का बारे में आपको बताया था, तो माइसेल का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, तो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, हाइड्रोफोबिक टेल जो होगा वो, ठीक है, ऑयल के अंदर या फिर नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर में इन कर जाएगा, और हाइड्रोफिलिक हेड जो होगा वो चारों तरफ से वाटर में ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये माइसेल फॉर्मेशन देख लीजिएगा एक बार कॉपी से, ठीक है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फटाफट यहाँ से एक छोटा सा चैप्टर जिससे क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। ये भी चैप्टर बहुत छोटा सा है आपका, ठीक है, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल, ठीक है। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन उसके ओर से कैसे करेंगे, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा ये देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपल सा एक चीज़ देखना है हमें, और क्या होगा, और क्या होता है ये पता कर लेना है आपको, जान रही हो, ठीक है। और हमारा क्या है कि नेचुरल अकरिंग मेटलिक सब्सटेंस जो कि अर्थ के क्रस्ट में मिल रहा है हमें, ठीक है, और इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन सबसे ईजिली हो सके, तो वो आपका हो गया और, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, लेकिन वैसे और जो कि आपका इजीली मिल सकता है अबेंडेंट अमाउंट में, जिससे एक्सट्रैक्शन हो सकता है इजीली, ठीक है, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे, उस आयनिक सब्सटेंस, आयनिक सॉल्ट को कहेंगे, ठीक है, या ऑक्साइड या सल्फाइड, कार्बोनेट, इस तरह के फॉर्म में रहते हैं वो सब्सटेंस, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस को हम लोग और कहेंगे, खत्म। अब बात हो रही है कि और का एक्सट्रैक्शन कैसे करना होगा। तो एक और के एक्सट्रैक्शन को कहते क्या चीज़ है आपको पता है। पहला चीज़ हम लोग को करना क्या पड़ता है कि और से जितने भी इम्प्योरिटी, मतलब इम्प्योरिटी नहीं कह सकते हैं, और के साथ में जितने मिक्स होते हैं गंदगी, जिसे हम लोग गैंग बोलते हैं, ठीक है, तो उस सिलिका वगैरह, ठीक है, सैंड, मिट्टी वगैरह, तो उनको हटाना, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्रेसिंग ऑफ ओर, ओके, या फिर उसको बोलते हैं बेनिफिशिएशन ऑफ ओर, ओके। तो ड्रेसिंग, बेनिफिक्शन, ठीक है, ड्रेसिंग और एक नाम था, 3 नाम आपको दिया होता है एनसीईआरटी में, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्या है ये और का मतलब ड्रेसिंग कैसे करेंगे, ठीक है, या बेनिफिशिएशन कैसे होगा, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद कौन कौन से प्रोसेस हैं एक बार रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, और का नेम जो है आपका टेबल नंबर 6.1 जो आपका है, टेबल नंबर 6.1 जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, और का नाम 4 मेटल उसमें दिया हुआ है, चारों मेटल का और का नाम, ये कम से कम रट लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है तो वो टेबल आपको वो रटना पड़ेगा, ठीक है, उसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। आयरन का और, एल्युमिनियम का और, यही बॉक्साइट क्रायोलाइट जो था, ठीक है, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, आयरन का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, और आयरन पायराइट,
ओके, तो ये सब आप देख लीजिएगा। और कॉपर का था आपका, ठीक है, और जिंक का था तो जिंक प्लेंट, कॉपर का कॉपर पायराइट, ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। तो नाम और फॉर्मूला ये दोनों का दोनों आपको रटना पड़ेगा, 2-3 बार लिखिएगा कॉपी पर, रटा जाएगा। अभी तक रटा जाना चाहिए, अगर नहीं किसी का रटाया हुआ है तो रट लीजिए, याद कर लीजिए, पक्का है वो आएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपको आएगा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ठीक है। कैल्सिनेशन का डेफिनेशन, रोस्टिंग का डेफिनेशन। रोस्टिंग आपको बताया, रोस्ट करना है मतलब जलाना है, जलाना है तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे और को हो गया रोस्टिंग। दोनों का दोनों प्रोसेस हम लोग करते हैं किस लिए, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अदर फॉर्म में अगर ओर अपने पास है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। ऑक्साइड ओर मिल गया तब तो सीधा रिडक्शन कर देंगे, और ऑक्साइड ओर अगर नहीं मिल रहा है आपको, कार्बोनेट है, तो सीधा ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट कर दीजिए, तो उसको हम लोग कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करना, रोस्टिंग हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करना। बस ठीक है, इतना दिमाग में बस रखिए और डेफिनेशन अपना बना के लिखते चले जाइएगा, ठीक है, काम खत्म। इसके बाद एक प्रोसेस आपको जो है जो आपका आप क्या बोलते हो वही ड्रेसिंग ऑफ ओर का जो एक प्रोसेस था आपको, फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक है। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन ये आप रीड कर लीजिएगा, पर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मे बी पूछते, चांस कम है लेकिन हो सकता है कि पूछते, ठीक है। और एक जो आपका एक्सट्रैक्शन में पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस अगर है तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ये एक पूछ सकता है, वही ब्लास्ट फर्नेस वाला, ठीक है, कि आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे उसके ओर से। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोसेस, काफ़ी हार्ड है। अगर हो या याद हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। चांस है मे बी पूछ दे, ठीक है। चलिए इतना करिए, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है चैप्टर का, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट करते हैं यहाँ से पी ब्लॉक में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो देखते हैं। देन डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, अब इन दोनों ब्लॉक को हम लोग देखेंगे। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इसके बाद इन तीनों चैप्टर को हम लोग देखते हैं फटाफट। अगले चैप्टर के सजेशन के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए वेंकीज़ वर्ल्ड ऑफ साइंस को, ठीक है, और देखते रहिए। थैंक यू।